हेलो इंटरनेट। वेलकम टू स्पॉयलर्स पे चर्चा। कुछ बहुत ही टेरेबल न्यूज़ आई कुछ देर पहले। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट कर लिया एंड मैं आज का पॉडकास्ट जो है रिकॉर्ड नहीं करने वाला था, बट बिकॉज दिस इज़ अ प्री शेड्यूल्ड शो और आज शो होना था, इसलिए आई हैव टू डू दिस। बट इट वाज अ टेरेबल न्यूज़। लाइक, can 2020 get any worse than this? Like, I don't know. Sushant was one of my favorite actors from the young lot, and I'm not saying this because he has died. He always gave that very warm kind of vibe, and he was different, undoubtedly. वो पूरे लॉट से अलग था और वो एक एक्चुअल आउटसाइडर था जिसने टीवी से अपना करियर शुरू करके फिर एक ए लिस्ट सुपरस्टार तक अपना नाम बनाया था। और मैं उसे पवित्र रिश्ता के दिनों से देखता आया हूँ। जब मेरे घर वाले जी पर वो शो देखा करते थे, ही वॉज क्लियरली द स्टार इन द मेकिंग एंड ही मेड इट बिग लेटर ऑन। मेरी बहुत सारी पसंदीदा फिल्मों में काम किया था सुशांत ने, एंड इट्स जस्ट हार्ट ब्रेकिंग। आई डोंट इवन नो what to say anymore, but I guess the cause was depression, and depression is as real as it gets. Like, इसे बहुत हल्के में लेते हैं लोग, और धीरे धीरे ऐसी केसेस जब सामने आने लगी है तब इस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट होती है। एंड just deepest condolences. Like, I know the words are useless now. जिसकी जान जानी थी वो जा चुकी है, but if anyone of the listeners are facing any issues in life, like अगर आप डिप्रेशन फेस कर रहे हो या एक डिफ़िकल्ट फेज से जा रहे हो आपके लाइफ से, तो प्लीज़ आपके दोस्तों से बात कीजिए, आपके रिलेटिव से बात कीजिए। इट रियली हेल्प्स। एंड अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ you can contact me if you want to at any given moment. I'll drop my phone numbers in the comments if anyone wants. Also, suicide prevention hotline जो है आसरा की, उसका नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 9820466726 9820466726। ये आसरा का नंबर है। 24/7 ये हॉटलाइन ऑन होती है। तो किसी को भी अगर सुसाइडल थॉट्स अगर आ रहे हो तो देयर इज़ अ वे आउट ऑफ इट। आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है एंड यू आर नॉट अलोन। आपकी मदद की जा सकती है। सो आई वुड अर्ज एनीवन, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दिस, डोंट गिव अप, डोंट लूज होप, देयर इज़ अ वे आउट ऑफ इट। और अगर इस पॉडकास्ट में मेरी एनर्जी रेगुलर नहीं फील होती है, काफ़ी लो अगर फील होती है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, एंड आई ट्राई टू पंप अप माई एनर्जी इन द नेक्स्ट सेगवे। सो आज बात करने वाले हैं डार्क सीज़न 2 के बारे में। सो विदाउट एनी रिस्ट्रेंट्स ऑन स्पॉयलर्स शुरू करते हैं आपके एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा फिल्में। अभी एक्चुअली मैं सारी स्क्रिप्ट जो है भूल चुका हूँ, मतलब सारे पॉइंटर्स मेरे दिमाग में थे, बट बिकॉज ऑफ दिस सुशांत थिंग आई गॉट अ बिट ऑफ ट्रैक। सो चलिए कोशिश करते हैं फिर से शुरू करने की फिर भी। तो डार्क सीज़न 2 जो है पिकअप करता है 7 महीनों बाद पहले सीज़न के एंड से। सो इट्स जून 21, 2020, और अभी 7 महीने हो चुके हैं फर्स्ट सीज़न का जो फिनाले था उसके इवेंट्स को। तो अपोकलिप्स जो है उस वक्त जो होने वाला था वो हो चुका है और उसमें काफ़ी सारी मौतें हो चुकी है। और उसके बाद जो 2053 में ट्रांसपोर्ट हो गया था जोनस, उसके साथ क्या हो रहा है वो दिखाया गया है। तो वहाँ पर ये बिल्कुल पोस्ट अपोकलिप्टिक एक दुनिया है जहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप है सर्वाइवर्स का
जो बचे हुए हैं, जिनकी लीडर समहाउ इज एलिजाबेथ, जो शार्लेट की बेटी है, उसने सर्वाइव कर लिया है एंड शी इज़ द लीडर ऑफ रेजिस्टेंस। ऑल्सो शी इज़ अ बिग बिलीवर इन द सिगमुंडस कल्ट जो है टाइम ट्रैवलर्स का, वो उनके ग्रुप से आती है। सो ये एक नई इन्फॉर्मेशन थी। और जोनस जो है यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू अनडू द इवेंट्स दैट हैपेंड इन सीज़न 1, और उसे किसी भी तरह उन सारे लोगों को मरने से बचाना है जो 2020 के अपोकलिप्स में मरने वाले हैं। सो ही इज़ ट्राइंग टू गो इन द पास्ट, और पास्ट में कैसे जाएंगे 2053 से। सो 2053 में डार्क मैटर करके एक चीज़ है जो इनेबल करती है टाइम ट्रैवल को। वो उसी सीजीएम से बनी हुई है, उसके थ्रू ही आप उस पोर्टल को ओपन कर सकते हैं और टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ से कहानी जो है आगे बढ़ती है। तो अभी पता करते हैं कि कौन कहाँ पर है फ़िलहाल। तो 2053 में एलिजाबेथ और क्लॉडिया 1986 का जो वर्जन था, उनकी बेटी रेजिना, पीटर डॉपलर और यंग नोवा 1921 से, ये लोग जो है इन्होंने सर्वाइव कर लिया आखिर में जब अपोकलिप्स हुआ तब। और यहाँ पर एक बहुत ग्रैंड रेविलेशन था कि शार्लेट जो है, जिसके माता पिता का अब तक पता नहीं था हमें, मैं पिछले एपिसोड में ये बोल तो दिया कि वो टैनाहॉस की बेटी है, बट टर्न्स आउट शी इज़ हिज ग्रैंड डॉटर, और वो एक्चुअल ब्लड रिलेटिव भी नहीं है, उसकी ग्रैंड डॉटर नहीं है वो। उसके माता पिता का पता ही नहीं है किसी को। शी वॉज जस्ट उसे बड़ा किया है टैनाहॉस ने। इस सीज़न में हमें पता चलता है कि शार्लेट की माँ एलिजाबेथ है जो उसकी बेटी है एक्चुअल में, और वो नोवा और एलिजाबेथ शार्लेट के माता पिता है। सो ये कैसे काम करता है एग्जैक्टली हमें अब तक पता नहीं है, बट इट एक्सप्लेन्स जब छोटी एलिजाबेथ को नोवा एक वो पॉकेट वॉच देता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि फॉर शार्लेट। तो शायद ये अपनी बेटी को दिया हुआ गिफ्ट था नोवा ने। उसके बाद अडल्ट जोनस जो है, जो स्ट्रेंजर वाला जोनस है, वो 2019 की टाइमलाइन में रुक गया था, और वो अभी हैना के साथ रहता है। उसे थोड़ा वक्त लगता है हैना को समझाने में कि वो ही उसका खोया हुआ बेटा है, बट ही अल्टीमेटली कन्विंसेस हर। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो हैना को लेकर 1986 में जाता है, जहाँ पर छोटा मिकल जो है उनके घर में पल रहा है, बढ़ रहा है, जहाँ पर आइनेस जो है उसे समझाने की कोशिश कर रही है, एंड दे हैव अ मोमेंट ऑफ बॉन्डिंग, जहाँ से फिर मिकल ने फ्यूचर में जाने की कोशिशें गिव अप कर दी और उसने आइनेस को अपनी माँ की तौर पर स्वीकार कर लिया। वो मोमेंट जो होता है हैना को देखने को मिलता है पास्ट में जाकर, और उसके बाद जो है हैना को फाइनली सारी कहानी समझ आती है एंड शी एक्सेप्ट्स इट एंड मूव्स ऑन विद हर लाइफ। उसके बाद ओल्ड क्लॉडिया जो है 1987 में आती है, जो बूढ़ी वाली वाइट डेविल वाली जो क्लॉडिया है वो 1987 में आती है, और जो यंग क्लॉडिया का जो वर्जन है, जो पावर प्लांट संभाल रही है उस वक्त, उसे टाइम ट्रैवल के बारे में समझाती है और उसे कहती है कि शी मस्ट स्टॉप एडम। तो यहाँ पर जो है वो सीड प्लांट किया गया, जो हमें फर्स्ट सीजन में बताया गया था कि दो पार्टीज में जो है युद्ध चल रहा है टाइम ट्रैवल के लिए। तो यहाँ पर क्लॉडिया जो है, यंग क्लॉडिया, उसके खुद के यंग वर्जन को आकर बताती है कि शी मस्ट स्टॉप एडम एंड दैट शी डजेंट हैव मच टाइम लेफ्ट विथ रेजिना। यहाँ पर उसे ये भी बताया जाता है कि उसकी बेटी जो है कैंसर से मरने वाली है, एंड इफ़ एवरीथिंग गोज वेल शी विल लिव। तो उसे एक तरह का ये प्रलोभन दिया जाता है अपने खुद के ओल्डर सेल्फ से कि अगर इफ़ शी एक्ट्स ऑन टाइम उसकी बेटी बच जाएगी। और उसके बाद जो यंगर क्लॉडिया होती है उसे एक लोकेशन बताती है ओल्डर क्लॉडिया, जहाँ पर उसे खोदना होता है, और बूढ़ी क्लॉडिया ने जो है वहाँ पर एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन छुपाई होती है जो यंगर क्लॉडिया को मिलती है, और फिर उसे लेकर क्लॉडिया जो है पूरी तरह से कोहराम मचाना शुरू करती है
टाइम ट्रैवलिंग के साथ। 1986 का हेल्गे जो है नोवा के लिए काम किया करता था, बट 1987 का हेल्गे जो है वो कहता है कि नोवा पे भरोसा किया नहीं जा सकता। ये सब वो क्लॉडिया को बताता है। ऑल्सो उसने ही क्लॉडिया को वो टाइम ट्रैवलिंग की किताब दी थी जो वो H.G. टैनाहॉस के पास लेके जाती है। सो 1950s में एग्नेस जो है हेल्गे के टाइम ट्रैवल शेड में ओल्ड क्लॉडिया से मिलने जाती है। लाइक ये बूढ़ी क्लॉडिया जो है वाइट डेविल वाली, वो 1950s में भी ट्रैवल करती है, और जो एग्नेस है ट्रॉन्टे की माँ, वो दोनों हेल्गे के शेड में जाकर मिलते हैं। और वहाँ पर क्लॉडिया जो है एग्नेस को वार्न करती है कि नोवा इज़ बैक। और उसके बाद एग्नेस जो है वो ये इन्फॉर्मेशन कि क्लॉडिया कहाँ पर है जाकर नोवा को दे देती है, नोवा को अपनी लॉयल्टी देने के लिए, क्योंकि शी वांट्स टू गेट बैक टू एडम, विच सजेस्ट के ये एडम के लिए ये दोनों भी काम किया करते थे, भाई बहन नोवा और एग्नेस। लेकिन बिकॉज एग्नेस ने शायद उसे बिट्रे कर दिया होगा, इसलिए उसे डिस्कम्युनिकेट किया गया था ग्रुप से, और अब एग्नेस को फिर से उस ग्रुप में आना है, इसलिए वो क्लॉडिया की इन्फॉर्मेशन जो है नोवा को दे देती है और उसके थ्रू वो इस ग्रुप में फिर से आने की कोशिश करती है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई थी कि 1954 का जो टाइमलाइन है उसमें डोरिस जो क्लॉडिया की माँ है वो और एग्नेस एक वक्त पर सेक्स कर रहे होते हैं, और यंग रेजिना जो है उन्हें देख लेती है, बट समहाउ एग्नेस जो होती है उसे पैसे वगैरह देकर उसका माइंड डाइवर्ट कर देती है कि जाओ बेटा लेमन जूस खरीद के लाओ अपने लिए। बट आई थिंक रेजिना ने देख लिया था व्हाट वाज गोइंग ऑन, जिसका रेफरेंस बाद में आता है जब वो इस शेड में मिलते हैं। तब बूढ़ी क्लॉडिया एग्नेस को बताती है कि माई मदर विल मेक यू वेरी हैप्पी इफ़ यू लेट हर, एंड शी ऑल्सो थैंक्स एग्नेस फॉर एवरीथिंग शी हैज़ डन फॉर हर मदर। तो ये एक कुछ अजीब डायनामिक था। एनीवेज, तो नोवा जो है चर्च के बाहर एग्नेस को मिलता है और एग्नेस उसे एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग देती है जिसके थ्रू उसे क्लॉडिया की लोकेशन मिल जाती है। अब उस लोकेशन पर जाके नोवा जो है बूढ़ी क्लॉडिया का मर्डर कर देता है, और उस न्यूज़पेपर कटिंग में लिखा हुआ होता है कि अननोन ओल्ड लेडी फाउंड शॉट डेड एट एन अबैंडन्ड लोकेशन और समथिंग। मतलब ये भी फिर से एक पैराडॉक्स होता है, जो आगे होने वाला है उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके ही उस इवेंट को अंजाम दिया जाता है। इसके पहले वो मिडल एज क्लॉडिया जो है 1987 वाली, वो H.G. टैनाहॉस से भी मिलने जाती है। टैनाहॉस रिकग्नाइजेस हर क्योंकि वो उसके ओल्डर वर्जन से मिल चुका है, बट ये क्लॉडिया की फर्स्ट मीटिंग होती है टैनाहॉस के साथ। वो जाकर उसे वो किताब देती है टाइम ट्रैवलिंग की जो H.G. टैनाहॉस ने लिखी हुई होती है, और यहाँ पर टैनाहॉस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उसे बताता है कि दैट ही थिंक्स ही इज़ अ फ्रॉड, और वो उसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के बारे में बताता है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स ये चीज़ होती है कि इसमें एक आर्टिफैक्ट फ्यूचर से पास्ट से फ्यूचर में इतनी बार ट्रैवल कर चुका होता है कि उस चीज़ का ओरिजिन ही नहीं बचता आखिर में। दैट आर्टिफैक्ट रिमेन्स, बट वो किसी को पता नहीं होता है कि वो आया कहाँ से है या उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। और ये शो की काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि अभी अगर एलिजाबेथ ही शार्लेट की माँ है तो शार्लेट ने एलिजाबेथ को कैसे जन्म दिया है, ये भी एक तरह का पैराडॉक्स ही क्रिएट हो रहा है। या आगे जाकर जो माइकल की सुसाइड होने वाली है वो भी एक तरह का बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स ही है। तो H.G. टैनाहॉस जो है वो कहता है कि मैं एक तरह का फ्रॉड ही हूँ, क्योंकि मैंने ये किताब लिखी ही नहीं है, ये हमेशा मुझे फ्यूचर से किसी ने ला के दी है। सो वी डोंट नो कि ये अगर हर बार इसे फ्यूचर से लाकर दी जा रही है ये चीज़, तो उसे लिखा कब गया था एक्चुअल में। शार्लेट को
नहीं, शार्लेट को नहीं, क्लॉडिया को मारने के बाद नोवा जो है वो जो मिसिंग पेजेस थे वो रिकवर करता है क्लॉडिया के जैकेट से, और उसमें से उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शार्लेट उसकी बेटी होती है। सो ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था नोवा के कैरेक्टर आर्क का, नो पन इंटेंडेड देयर। तो वो यहाँ से नोवा का कैरेक्टर जो है एक्चुअली टर्न होना शुरू करता है। मीनवाइल ईगॉन टाइडमैन जो है बूढ़ा वाला, वो उल्रिक को जाकर मिलता है 1987 वाले वर्जन को, जो अभी असाइलम में है, और उसे वहाँ पर सारे लोग ऑफिसर करके बुलाते हैं। मतलब जो 1954 में उसे अरेस्ट हुई थी तब से लेके अब तक वो इसी टाइमलाइन में है, और वो अब तक पागल हो चुका है या पागल करार कर दिया गया है। ईगॉन जो है उससे जाके सवाल जवाब करने की कोशिश करता है और पता करने की कोशिश करता है कि उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, और इस बार उल्रिक जो है एक्चुअल में उसे अपना नाम बताता है और वो गाने के लिरिक्स बताता है जो उसने काफ़ी सालों पहले उसके कानों में कहे थे। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस टाइमलाइन में 1986 वाली जो है उसमें ओल्ड वर्जन भी है उल्रिक का, और एक यंग वर्जन भी है जो हाई स्कूल में जा रहा है उल्रिक। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कि जहाँ पर एक ही इंसान के दो वर्जन्स जो है एक टाइमलाइन में अलाइव है एंड दे आर लिविंग इन द सेम सिटी। उसके बाद हैना जो है शी लर्न्स एवरीथिंग दैट डॉपलर्स नो एंड शी डिसाइड्स टू टेल कैथरीना। अभी यहाँ जो है यहाँ से आगे मुझे थोड़ी कहानी जो है मुझे इतनी पसंद नहीं आई, बिकॉज टाइम ट्रैवल जो था अब तक बहुत सीक्रेटिव चल रहा था और कुछ ही चुनिंदा लोग जो है वो ये कर पाते रहे थे जो टाइम ट्रैवल था। बट इस सीज़न में जो है हर कोई कर रहा है इसको। मतलब अभी हैना को इतना बड़ा रिविलेशन पता चला कि उसका बेटा जो है टाइम ट्रैवल करके आया है, और उसका फादर जो था वो भी टाइम ट्रैवल के थ्रू ही उनकी शादी हुई थी, बिकॉज हिज फ्यूचर हस्बैंड वेंट इन द पास्ट। और ये चीज़ उसने प्रोसेस करने के लिए कोई टाइम ही नहीं लिया या उसे सीक्रेट रखने की कोशिश की। उसने जाकर सीधा शार्लेट को ये चीज़ बता दी, उसको घर पर बुलवा कर। उसके बाद फिर उसने कैथरीना को भी बुलवाया, विच वॉज अ रिस्पेक्टेबल थिंग, क्योंकि उसका बेटा और हस्बैंड दोनों गायब हुए थे। सो शी डिज़र्व टू नो। ये न्यूज़ सुनने के बाद कैथरीना जो है पहले तो वो काफ़ी अपसेट हो जाती है, उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता इस चीज़ पे, बट शी गोज़ टू द आर्काइव्स ऑफ द हाई स्कूल, और वहाँ पर जाके जब वो फ़ोटोज़ देखती है स्कूल के एनुअल फ़ोटोज़ जो होते हैं उसमें शी फाइंड्स द यंग मिकल एंड शी सेज के वो हमेशा मेरी आंखों के सामने था और मैं अपने बेटे को बुली कर रही थी स्कूल में, एंड आई डिडंट हैव एनी क्लू। सो दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट जब एक माँ को पता चलता है कि वो अपने बेटे को ही बुली कर रही थी इतने सालों तक। दैट वाज अ प्रिटी इमोशनल सीन। उसके बाद जोनस जो है फ्यूचर वाला एज इन जो 2020 वाला वर्जन था जो 2054 में चला गया था, वो वहाँ पर जो छुपा हुआ गॉड पार्टिकल है जिसकी रक्षा एलिजाबेथ कर रही थी अपनी जान के साथ, क्योंकि वहाँ पर किसी को अलाउड ही नहीं था गॉड पार्टिकल के आसपास भी जाना। जोनस स्नीक्स इन और वहाँ से वो गॉड पार्टिकल को स्टेबलाइज करता है उस फ्यूल से चुरा के, जो उसने एक ट्रक से चुराया होता है। और जो लड़की एलिजाबेथ के ग्रुप में होती है वो भी जोनस की मदद करती है, और उस ब्लैक मैटर को स्टेबलाइज करके जोनस जो है पास्ट में चला जाता है एंड ही गोस इन 1921। मतलब ये अब तक सबसे पुरानी टाइमलाइन है इन सारी टाइमलाइंस में। जो 1954 वाली थी ये उससे भी पीछे वाली टाइमलाइन है। यहाँ पर जोनस जो है यंग एग्नेस से मिलता है और यंग नोवा जिस टाइमलाइन में है, अब आई डोंट नो ये उनकी ओरिजिनल टाइमलाइन है या वो वहाँ पे भी कहीं से माइग्रेट करके आए हैं फ्यूचर से या और पास्ट से, बट दे आर लिविंग देयर। और कोइंसिडेंटली जोनस जो है उसी टाइम जोन में जाता है, उनके घर पे जाके पहुँचता है जहाँ पर उसका इलाज किया जाता है। एंड उसके बाद उसकी मुलाकात होती है यंग नोवा से। जोनस जो है वहाँ पर वो पोर्टल ढूंढने के लिए गया है जो केव्स हुआ करती थी
उनको ढूंढ के वो फिर से फ्यूचर में ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर उसे मिल जाता है यंग वर्जन ऑफ नोवा, जो उसे बताता है कि ये पोर्टल अब तक बना ही नहीं है। और जोनस जो है उसे लेकर जाता है किसी मैंशन में, बहुत ही मतलब ऐसा अमीरों वाला मैंशन है वहाँ पर एक, जहाँ पर वो बूढ़ा एडम है और उसके 2 हेंचमैन भी है जो उसके साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा रेवलेशन हुआ डार्क की हिस्ट्री का अब तक का, जहाँ एडम उसे बताता है कि मैं तुम हो। एडम इज़ एक्चुअली द ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ नोवा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर नोवा, अरे यार मैं सब, was I calling Jonas Noah all this time? I don't think so. Anyways, so एडम जो है जोनस को बताता है कि ही इज़ हिज ओल्डेस्ट सेल्फ। तो अगर जोनस ने एज अ हीरो स्टार्ट किया था तो वो बनते बनते एडम में कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एडम जो है उसके लिए नोवा काम कर रहा है और नोवा इज़ द एसेंशियल विलन ऑफ द शो, विच मीन्स कि एडम जो है वो सबसे बड़ा विलन है इस शो का। और ये हुआ कैसे और ये हुआ कब, ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एडम जो है कुछ एक्सप्लेनेशन ऑफर करता है कि वो बोलता है कि सिगमुंडस की लड़ाई जो है वक्त के साथ है, क्योंकि वक्त ही गॉड है। लाइक दे आर एंटी रिलीजन। सिगमुंडस जो लोग हैं वो एंटी रिलीजन है और उनका कहना है कि गॉड इज़ टाइम और टाइम जो है सब खराब कर रहा है, सो दे वांट टू डिस्ट्रॉय टाइम, बट इन प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट दे विल एंड अप डिस्ट्रॉइंग ह्यूमैनिटी। और आई डोंट नो इस चीज़ का इल्म है एडम को कि वो क्या करने जा रहा है, या शायद है भी, तो वो इस कदर करप्ट हो चुका है फ्यूचर सेल्फ में कि वो पूरी तरह से एडमेंट है इस चीज़ में कि उसे ये करना ही है। और उसके बहुत सारे अभी फॉलोअर्स हैं जिनको वो अलग अलग तरह के फंडे देकर उनसे वो काम करवाता है जो उन्हें करवाने हैं। और ये नोवा भी कर रहा है अपनी यंगर सेल्फ के साथ, क्योंकि वो नोवा को भी सारी बातें नहीं बताता है और उसे वो कहता है कि अगर तुम ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो तुम वो नहीं बनोगे जो आज मैं हूँ। ये फ़िलासफ़ी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे के यंगर वर्जन्स को बताते हैं। सो यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है इन लोगों की। और 1921 में भी जो एंटी मैटर है वो प्रेजेंट है वहाँ पर, जो एडम कहता है कि वो उसने खुद ने क्रिएट किया है। आई डोंट नो हाउ ही डिड दैट, क्योंकि सीजियम का एग्जिस्टेंस हमें पता था, बट एंटी मैटर जो है एक्चुअली 2020 के अपोकलिप्स में एग्जिस्टेंस में आता है। तो ये 1921 में क्यों लेके आया है एडम, या अगर उसने क्रिएट किया है वहाँ पर 21 में तो वो कैसे किया है, और एडम 21 में क्यों है, ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे आने वाले सीक्वल में। आई थिंक 21 में एडम जो है वो पोर्टल ओपन करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर, क्योंकि वो अब तक बना हुआ ही नहीं, इट इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस येट। तो आई थिंक वहाँ पर उसलिए एडम गया हुआ है। और यहाँ पर भी एक और मेजर रिविलेशन होता है कि एडम के जो हेंचमैन है, एक लड़का और एक लड़की, जो बूढ़े हैं दोनों बाय द वे, उनमें से एक मैग्नस है और दूसरी द इम्प्लीकेशन इज़ के वो शार्लेट की दूसरी बेटी है जिसका नाम है, क्या नाम था उसका, फ्रांसिस्का, जो मैग्नस की गर्लफ्रेंड है। सो वी डोंट नो कि वो फ्रांसिस्का ही है या नहीं, बट मैग्नस का नाम जो है कंफर्म किया गया था एक डायलॉग के अंदर। सो वी डोंट नो कि मैग्नस 1921 में कैसे पहुंचता है एंड व्हाई ही जॉइंस एडम। तो ये क्वेश्चंस भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं आने वाली सीजन में। जो 1987 की क्लॉडिया है वो अपनी सारी मीटिंग्स जो है उस दिन की कैंसिल कर रही है, क्योंकि उसके पास एक न्यूज़ क्लिपिंग है, वो फ्यूचर में जाके आई है। तो वहाँ पर उसने जो सारा हिस्ट्री था विंडन का वो पता किया होता है, और उसके पास एक न्यूज़ क्लिप होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आज
ईगॉन टायरडेमन का खून होने वाला है या वो मरने वाला है। तो वो जाकर ईगॉन को मिलती है एंड शी ट्राइज टू परस्यू हिम कि वो दोनों एक साथ रहे एक घर के अंदर, बट ईगॉन जो है मना कर देता है और बातों पे बातें होती चली जाती है। और एक वक्त होता है जब उन दोनों में काइंड ऑफ हाथापाई हो जाती है बाप बेटी में, और ईगॉन जो है नीचे गिर जाता है एंड उसका सर फट जाता है, ब्लड इज़ गशिंग फ्रॉम हिज हेड। और क्लॉडिया फ़ोन उठाती है इमरजेंसी हेल्पलाइन को कॉल करने के लिए, बट देन शी डिसाइड्स नॉट टू एंड शी लेट्स हर फादर डाई। और वो वहाँ पर कहती है कि यू डिडंट डिज़र्व दिस बट देयर आर सैक्रिफाइसेस दैट नीड टू बी मेड। और वो अपने फादर को मरने देती है वहाँ पर, एंड मरते हुए ईगॉन जो है कह के जाता है कि यू आर द वाइट डेविल। यहाँ पर क्लॉडिया की एज अ विलन एंट्री हो जाती है आई थिंक, बिकॉज वो अब इस कदर इन्वॉल्व हो चुकी है टाइम ट्रैवल में कि शी लेट हर ओन फादर डाई एंड बिफोर शी कुड डू एनीथिंग। मतलब जब वो अपने घर चली जाती है और वहाँ पर वो अपना खून वगैरह धो रही है, वहाँ पर जोनस की एंट्री होती है। जोनस जो अभी 1 साल से लापता है, वो क्लॉडिया को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा एंड शी आस्क्स हिम वेयर आर वी गोइंग एंड ही टेल्स हर टू द फ्यूचर। ये जोनस जो है 1 साल से जो गायब था, उसे क्लॉडिया ने 1 साल तक ट्रेनिंग दी थी टाइम ट्रैवल की, उसे कई सारी चीज़ें बताई थी और उसे ट्रेन किया था ये सब करने के लिए जो आगे वो करने वाला है। सो दैट्स इंटरेस्टिंग कि उसे ट्रेनिंग देकर 1 साल पीछे भेजा 1987 में भेजा गया एक्चुअली, जहाँ उसे क्लॉडिया की मदद करनी थी और उसे फ्यूचर में लेके आना था सो दैट शी कैन सेव हर डॉटर। इसके बीच भी कई सारी चीज़ें होती है जिन पे हम आएंगे थोड़ी देर में। मीनवाइल ये टीम 2020 जो है विच कंसिस्ट ऑफ मैग्नस, हिज सिस्टर हैना और वो दोनों बेटियां डॉपलर्स की, एलिजाबेथ और फ्रांचेस्का, ये लोग जो है ये भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग एट अ पॉइंट केव्स में जाते हैं जहाँ पर उन्हें मिलता है बार्टोश, और बार्टोश और मैग्नस में लड़ाई हो जाती है बिकॉज बार्टोश बता ही नहीं रहा है उन्हें कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है इन दिनों। और दे फाइंड आउट कि बार्टोश के पास भी एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन है जिसके थ्रू टाइम में ट्रैवल किया जा सकता है। एंड एट दिस पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि टाइम ट्रैवल इतना कॉमन हो गया अभी कि ये तो मतलब ब्रेड और दूध लाने जितना कॉमन हो गया है सुबह उठने के बाद कि जो आ रहा है वो टाइम ट्रैवल कर रहा है। अब ये चारों लोग भी जो है और बिना कुछ सोचे समझे, लाइक मुझे कोई आके बोल दे कि भैया मैं एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन लेके आया हूँ, लेट्स गो एंड फक सम टाइम लाइन्स, तो मैं 4 बार सोचूंगा कि भैया ये करने से क्या होगा, या ये करना चाहिए या नहीं, या मुझे किसी अडल्ट को कंसल्ट करना चाहिए या किसी को बताना चाहिए कि भाई इस तरह की चीज़ एग्जिस्टेंस में है और मैं क्या करूँ इस चीज़ का। बट नहीं, यहाँ के स्टूडेंट्स तो लाइक माल फूक फूक के इतने गंजेटी हो चुके हैं कि दे आर लाइक टाइम ट्रैवल है, चल जाके आते देखते हैं 1980s में माल मिलता था या नहीं, एंड दे जस्ट फक ऑफ इन 1985, जहाँ पर ओल्ड्रिक को फिर से अरेस्ट किया जा रहा था क्योंकि ओल्ड्रिक जो है अपने हॉस्पिटल के कमरे से भाग गया था और वो जाके एट अ पॉइंट वो मिकल से जाके मिलता है और मिकल को कन्विंस करता है कि आई एम योर फादर और हमें अपनी अपनी टाइमलाइन में जाना है। और दे ऑलमोस्ट रीच द केव्स, लेकिन उसी वक्त ईगॉन जो है वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। और एंड मीनवाइल व्हेन ही इज़ टेकन बैक टू हिज सेल, उसी वक्त ये बच्चे जो है टीनेजर्स वहाँ पर पहुँचते हैं और फॉर अ मोमेंट वो ओल्ड्रिक उन्हें देखता है और ही रिकग्नाइजेस कि दे आर हिज किड्स। बट ये बहुत ही मडल्ड होने लगी इसके बाद टाइम ट्रैवलिंग की जो स्टोरी है कि हर कोई टाइम ट्रैवल कर रहा है, और इस चीज़ का मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आता है इस साल इन्वेस्टिगेट करने के लिए।
उसका नाम क्लॉसन होता है, स्पेशल टास्क फोर्स से आता है जो मिसिंग बच्चे हैं उनको ढूंढने के लिए। और उसका कैरेक्टर मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा इस शो में, क्योंकि ही इज़ एन आउटसाइडर और उसे इंटरेस्ट है देखने में कि यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है इस शहर के अंदर। एंड ही डज़ अ लॉट ऑफ डिगिंग, और वो एट अ पॉइंट वॉलर से पूछता भी है कि यहाँ के लोग कोई एक बहुत बड़ा सीक्रेट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो बस ये नहीं जानता कि हर कोई अपना अपना पार्ट प्रोटेक्ट कर रहा है इस कहानी में, या एक कोई बड़ी सीक्रेट है जिसे सब लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है अलेक्जेंडर टाइडमन के, क्योंकि क्लॉसन एक्चुअली उस बंदे का भाई है जिसकी आइडेंटिटी अलेक्जेंडर ने ली हुई है। जो अलेक्जेंडर, क्या सरनेम था उसका यार, अलेक्जेंडर कोहलर करके जो हुआ करता था, जिसको मार के इस इंसान ने उसकी आइडेंटिटी ली थी, ये पुलिस वाला जो है उसी का भाई है। तो ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ डिगिंग, और वो उसे पूछता है कि आपने टाइडमन नाम क्यों लिया, और बिल्कुल गेयर में पकड़ लेता है उसको, और बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन करता है वो। सो आई लाइक दैट कैरेक्टर अ लॉट। उसके बाद क्या होता है, शार्लेट जो है टैनाहॉस की पुरानी चीज़ों में से लाइक ढूंढ रही है उसमें, और उसके बाद नोआ आ जाता है वहाँ पर, और नोआ उसे बताता है कि ही इज़ एक्चुअली हर फादर, और उसे वो ये नहीं बताता कि उसकी मदर कौन है, बिकॉज ऑब्वियसली वो कैसे बताएगा, क्योंकि उसकी बेटी ही उसकी माँ है। सो दैट्स प्रीटी फक्ड अप। ऑल्सो 1921 में एडम जो है बूढ़ा, वो टीन जोनस जो है, यंगर जोनस, उसे बताता है कि वो कैसे उसने रिलीजन के ख़िलाफ़ युद्ध शुरू किया है। और जोनस उसे बोलता है कि भाई बिल्कुल मेरे पास टाइम ही नहीं है ये सब सुनने के लिए, मुझे मेरे बाप को रोकना है सुसाइड करने से, क्योंकि जब उसकी सुसाइड होती है माइकल की, वहाँ से ही ये सारी चीज़ें जो है मोशन में आने वाली है। तो जोनस इज़ ट्राइंग टू डू द लॉजिकल थिंग टू स्टॉप द लूप बिफोर इट स्टार्ट्स हैपनिंग। तो जोनस जो है 2019 में पहुंच जाता है, एग्जैक्ट उसी दिन जिस दिन उसका फादर रात में सुसाइड करने वाला होता है, जिस दिन उल्रिक और कैथरीना की एनिवर्सरी पार्टी भी होती है। तो ये बहुत की इवेंट है इस पूरी कहानी के अंदर। और जोनस जो है अपने फादर को मिलता है उस दिन जाकर अपने घर पे, और उसे बताता है कि कैसे माइकल जो है उस दिन सुसाइड करने वाला है और एक चिट्ठी लिख कर जाने वाला है। और सरप्राइजिंगली माइकल कहता है कि उसके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं था जब तक जोनस वहाँ पर आया नहीं था कि उसे सुसाइड करना पड़ेगा एंड ऑल। और अब जब जोनस ने उसे ये चीज़ें बताई, तब ये आइडिया उसके दिमाग में स्पॉन होता है। तो यहाँ पे भी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स फिर एक बार देखने को मिलता है कि जिस चीज़ को रोकने के लिए जोनस एक्चुअली आया था टाइम ट्रैवल करके, वो उसी चीज़ का कॉज है। लाइक ही इज़ द कॉज एंड इफेक्ट बोथ एट द सेम टाइम। तो ये भी एक किस्म का पैराडॉक्स होता है। और जोनस बहुत कोशिश करता है अपने फादर को कन्विंस करने की। ही सेज दैट आई लव यू और आई डोंट वांट यू टू डाई, और थोड़ा बहुत कन्विंस हो भी जाता है माइकल। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर क्लॉडिया आ जाती है, और क्लॉडिया आकर जोनस से बात करती है कि अगर माइकल ने सुसाइड नहीं की तो तुम एग्जिस्टेंस में आओगे ही नहीं, क्योंकि मिकल जो है कभी पास्ट में जाएगा ही नहीं, और यू विल नेवर बी बॉर्न। और वो ये कहती है कि इस कहानी में तुम्हारा रोल जो है, जो तुम्हें लग रहा है, उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो माइकल जो है एक बहुत छोटी कड़ी है इस कहानी की, एंड ही हैज़ टू डाई, क्योंकि उसके सिवा ये सारी चीज़ें होंगी नहीं। शी सेज समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट कि मैंने तुम्हारे बिना जो फ्यूचर एग्जिस्ट करता है वो देखा है, और वो बहुत ख़राब है, इसलिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है इस कहानी में। एंड आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस कहानी का जो यूनिवर्स है उसके लॉस के हिसाब से टाइम जो है एक सीधी लाइन में चल रहा है। यहाँ पर अल्टरनेट ब्रांचेस नहीं है, अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं क्रिएट होती है। अगर आप पास्ट के इवेंट्स को चेंज करते हैं तो एक अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं क्रिएट हो रही है, ये सारा एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो क्लॉडिया ने अल्टरनेट फ्यूचर कैसे देखा है जिसमें जोनस है नहीं, क्योंकि जोनस तो है
हम सबको पता है, क्योंकि उसका वो स्ट्रेंजर वाला वर्जन भी एग्जिस्ट करता है और उससे बूढ़ा वाला जो एडम का वर्जन है वो भी एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी टाइमलाइन में। तो अगर ये दोनों मतलब एडम इतना बूढ़ा तक हो चुका है 80-90 साल का, मतलब वो हर टाइमलाइन में जिंदा रहा है, तो क्लॉडिया ने वो फ्यूचर कैसे देखा है जिसमें जोनस जिंदा नहीं है? आई थिंक शी वॉज रेफरिंग टू द अल्टरनेट टाइमलाइन, पैरेलल यूनिवर्स जो है, जो क्लाइमैक्स में हमें देखने को मिलता है, जिसका टीज आई थिंक ये वो है। एंड इट सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम्स लाइक ये बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स जो है, आई थिंक ये भी उसके थ्रू सॉल्व किया जा सकता है कि ये ओल्डर वर्जन्स आकर अपने यंगर वर्जन्स को उस किताब या टाइम मशीन के इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि वो किसी दूसरी टाइमलाइन से आए हुए हैं, वो पैरेलल वर्ल्ड से आए हुए लोग थे, इसलिए वो पीछे आकर ये इंफॉर्मेशन दे पाए अपने पास्ट सेल्फ को, और वो चीज़ एग्जिस्ट कर पाई क्योंकि वो इस दुनिया से आई हुई ही नहीं थी, वो किसी और दुनिया से आई हुई थी। सो आई थिंक दिस कुड बी अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन टू एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग। तो माइकल जो है सुसाइड कर लेता है। उसके बाद हैना जो है जो एडल्ट वर्जन ऑफ जोनस है, उसकी टाइम ट्रैवलिंग मशीन लेकर गायब हो जाती है एंड शी गोज इन 1953। वहाँ पर वो उल्रिक को ढूंढने को जाती है और वो ईगॉन को कहती है कि आपने जिस आदमी को अरेस्ट किया है, आई थिंक ही इज़ माई हस्बैंड। और वो वहाँ जाकर उल्रिक को मिलती है और उल्रिक को पूछती है कि आज इस वक्त तुम किसे चूज़ करोगे, कैथरीना को या मुझे। और उल्रिक जो है कुछ वक्त के लिए कंफ्यूज हो जाता है और वो बस बोल देता है कि मैं तुम्हें चूज़ करूँगा, बट हैना को पता चल जाता है कि ये बस झूठ बोल रहा है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। एंड हैना डिसाइड्स कि अब मुझे ये बंदा नहीं चाहिए। और ईगॉन की और उसकी कुछ बातें होती है और ईगॉन उसे पूछता है कि क्या आप अपने घर जाने वाली हो आज, और हैना उसे कहती है कि मेरा जो कुछ था सब बर्बाद हो गया, तो मेरा कोई घर नहीं है अब। और उन दोनों में जो आई कांटेक्ट होता है वो सजेस्ट करता है कि शायद इन दोनों का अब अफेयर होने वाला है और मे बी हैना 1953 की जो टाइमलाइन है वहीं पर रह जाएगी। बहरहाल जो यंगर जोनस है और अडल्ट क्लॉडिया जो है वो टीम अप करते हैं टाइम ट्रैवल करने के लिए, वो पोर्टल ओपन करने के लिए। और जोनस कहता है कि शायद बड़े इवेंट्स जो है उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है उन्हें ज़रूर चेंज किया जा सकता है। और वो ये भी बताता है क्लॉडिया को एक्सप्लेनेशन कि वो ये पोर्टल क्यों ओपन कर रहा है। वो कहता है कि मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये डिज़ास्टर जिसका मैं पार्ट होने वाला हूँ, जिसे मैं रोकने की कोशिश कर रहा था इतनी देर तक, वो इन दी एंड होने वाला ही है। तो मुझे उसे जाकर एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मुझे उस रियलिटी में जाना पड़ेगा ये सब तबाही रोकने के लिए या उसका पार्ट बनने के लिए। वॉट एवर ही इज़ गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, उसे उसका पार्ट बनना पड़ेगा। उसके बाद जो स्ट्रेंजर वर्जन है जोनस का, अडल्ट वर्जन, वो हैना को मार्था को, उसकी जो गर्लफ्रेंड है मार्था, उसे बचाने की कोशिश करता है। उसे एक बंकर में बंद करके उसे वो बताता है जाकर के यहाँ पर इस तरह का अपोकलिप्स होने वाला है 6 घंटों में, और मैं चाहता हूँ कि तुम बचो, क्योंकि मैं एक बार तुम्हें मरते हुए देख चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से मरो। विच इंडिकेट्स के उसने आने वाले इवेंट्स जो होने वाले थे वो देखे हुए थे, या वो जी कर ही वो आगे वो वाला जोनस बना जो वो आज बना हुआ है। और वो मार्था को जो है उस बंकर के अंदर कैद कर देता है। थोड़ी देर में ही पीटर डॉपलर जो है वो उसकी बेटी एलिजाबेथ, क्लॉडिया की बेटी रेजिना को लेकर वहाँ पर उस बंकर में आता है। और वो बंकर खुलते ही लाइक अ नॉर्मल सेन पर्सन मार्था वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि अपोकलिप्स में किसको मरना नहीं है, सभी को देखना है दुनिया कैसे ख़त्म होती है। तो चुतियापा हो रहा है तो हम तो पहले करेंगे। तो मार्था वहाँ से जो है भाग जाती है। एंड वहाँ पर थोड़ी देर बाद एडल्ट वर्जन ऑफ यंगर वर्जन ऑफ नोआ भी आता है फॉर सम रीज़न।
उसे वहाँ भेजा गया है उस टाइमलाइन में, और वो भी उस बंकर में इन लोगों के साथ होता है. सो दे सर्वाइव द अपोकलिप्स, क्योंकि वो उस बंकर में छुपे हुए होते हैं उस वक्त. मार्था जो है भागकर जोनस के घर चली जाती है, जहाँ पर उसे 3 वर्जन ऑफ जोनस मिलता है, जो पीछे आया हुआ होता है. वो फॉर सम रीज़न उस घर में वो आया हुआ है, और वहाँ पर फॉर अ मोमेंट सब कुछ ठीक हो जाता है, बिकॉज दे मीट ईच अदर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. और उसके बाद वहाँ पर आता है एडम, बूढ़ा एडम जो होता है वो वहाँ पर आता है, एंड ही शूट्स मार्था. Save Martha! Why did you say that name? How do you know that name, Martha? मार्था जो है मर जाती है नोआ अपने जोनस के हाथों, और एडम जो है उसे बताता है कि यू विल कैरी दिस पेन थ्रू आउट योर लाइफ. और जोनस बिल्कुल समझ नहीं पाता है. ही इज़ लाइक यू आर सच अ कॉक ब्लॉक, तुमने ये क्यों किया बूढ़े बंगारू. और मार्था जो है बेचारी वहाँ मर जाती है. कैथरीना जो है कानवॉल्ड्स के घर पे जाती है वो टाइम मशीन लेने के लिए जोनास से, लेकिन वो ऑब्वियसली वहाँ पर नहीं है. तो वो वहाँ पर उसकी चीज़ें ढूंढने लगती है, और वहाँ उसे मैप मिलता है जो माइकल ने उसके लिए बना कर दिया हुआ था. तो वो मैप और वो लाइट लेकर वो केव्स में चली जाती है. अब शो के एंड में हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि ये कहाँ पर जाने वाली है, क्योंकि उस वक्त पर वो पोर्टल जो है बंद होता है. बट बिकॉज जोनस जो है उसे ओपन कर देता है, तो उसके बाद वी डोंट नो कि कैथरीना एग्जैक्टली कौन सी टाइमलाइन में गई है. मीनवाइल ये सब जो हो रहा है, तब क्लॉसन जो है एक वारंट लेकर आ जाता है सर्च करने के लिए पावर प्लांट को, और वो वहाँ पर जाता है. और वहाँ पे फ्रेशली कंक्रीट किया हुआ कोई एरिया होता है जहाँ पर पुराना रिएक्टर हुआ करता था, उसे वो खोदने को कहता है. अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि क्लॉसन को एक अनोनिमस लेटर मिला था, जिसमें कहा गया था कि उसे जाकर विंडन में ये चार्ज लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसे उसके भाई के मर्डरर के बारे में पता चलेगा. और ये सारा चेन ऑफ इवेंट यहाँ पर आके रुकता है, जहाँ वो पावर प्लांट को खुदवाता है, जहाँ से डार्क मैटर निकलने वाला है अल्टीमेटली. सो आई थिंक ये चीज़ें जानबूझकर की गई थी क्लॉसन को वहाँ पर लाने के लिए, सो दैट उस कंक्रीट को खोदा जाए और उसमें से वो एंटी मैटर बाहर निकले. तो आई थिंक ये भी एडम ने ही किया हुआ हो सकता है कि उसने ये सारी चीज़ें करवाई जानबूझकर इन इवेंट्स को मोशन में लाने के लिए. तो वो कंक्रीट जब खोदा जाता है उसमें से बहुत सारा सीजियम निकलता है, और इसी दौरान जोनस जो है वहाँ पर अपनी टाइम मशीन ओपन कर रहा है इस सारे इवेंट को करवाने के लिए. तो अपोकलिप्स जो है एक्चुअली इन मोशन आ चुका है. मीनवाइल 1921 में नोवा जो है एडम को जाकर मिलता है और उसे बताता है कि कैसे वो एक फ्रॉड है, और वो टाइम के अगेंस्ट कोई वॉर नहीं कर रहा, वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट वॉर कर रहा है. और वो एडम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हिज गन डजंट वर्क, और उतने में एग्नेस जो है आकर नोवा को मार देती है, एंड शी जॉइंस एडम. तो दिस इज़ द एंड फॉर नोवा. जो एडल्ट वर्जन था नोवा का, उसका यहाँ पर अंत हो जाता है. सो जो दो मेन कैरेक्टर्स थे इस कहानी के अब तक के, जो टाइम ट्रैवल कर रहे थे, नोवा और क्लॉडिया, दोनों की मौत हो चुकी है. बट उनके यंगर वर्जन्स जो है अभी भी एक्टिव है अलग अलग टाइमलाइंस में, और वो दोनों भी फ्यूचर में जाने वाले हैं आई थिंक. तो ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि इनके यंगर वर्जन्स अभी क्या करने वाले हैं, क्योंकि जो एडल्ट जोनस होता है दाढ़ी वाला, उसको यंग वर्जन ऑफ नोवा जाके मिलता है और उसे मार्था का एक लेटर देता है, वो जिसे पढ़कर जोनस कहता है दिस इज़ इम्पॉसिबल. और नोवा जो है उसे बताता है कि उसे मैग्नस, बार्टोश और फ्रांचेस्का को बचाना पड़ेगा, और उसके बाद नोवा और एग्नेस को भी. इट इज़ द ओनली वे मार्था कैन लिव. तो
इसी वजह से जो एडल्ट वर्जन है जोनस का, वो मैग्नस, बार्टोश और फ्रांसिस्का को एक जगह पर लेके आता है और उन्हें टाइम ट्रैवल करके ले जाता है। अब ये लोग भी किस टाइमलाइन में जा रहे हैं एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, बिकॉज वी डोंट गेट टू सी इट। बट उसमें ये भी कहा था नोवा ने कि उसे नोवा और एग्नेस को भी बचाना है। तो आई थिंक नोवा और एग्नेस भी इस टाइम ट्रैवलिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे और ये सब लोग एट सम पॉइंट किसी एक टाइमलाइन में होंगे, जो जिसका प्रूफ आई थिंक 1921 में हमें मिलता है, क्योंकि वहाँ पर एडम के बूढ़े वर्जन के साथ मैग्नस है और उस टाइमलाइन में ऑलरेडी एग्नेस और नोवा ये दोनों भी मौजूद है। शायद वो लड़की जो मैग्नस के साथ थी वो फ्रांचेस्का थी। इस पूरी टाइमलाइन में सिर्फ बार्टोश हमें देखने को नहीं मिलता कि बार्टोश क्या कर रहा है, या बार्टोश इस सारी प्रोसेस में पहले ही मर चुका होता है, क्योंकि ये कैरेक्टर्स जो है बूढ़े हो चुके हैं उस टाइमलाइन में 1921 वाली। तो आई थिंक ये लोग काफ़ी कुछ करते हैं और शायद बार्टोश बीच में मर जाता है, या बार्टोश किसी और का बाप या बेटा भी निकल सकता है। वी नेवर नो क्या होने वाला है इस कहानी के अंदर। उसके बाद पोर्टल जब खुल रहा होता है, डार्क मैटर जब स्टेबलाइज हो जाता है, उसके थ्रू एक ब्लैक होल क्रिएट होता है, जिसमें ब्लैक होल की एक तरफ एलिजाबेथ है जिसने 2053 में उसका पोर्टल ओपन किया हुआ है, और इस तरफ शार्लेट है जो उस वक्त जो पुलिस टीम आई हुई है उनके साथ वहाँ आई हुई होती है। एंड दे गेज एट ईच अदर, और एलिजाबेथ जो है अपनी साइन लैंग्वेज में उसे मॉम कहती है, एंड उस वक्त शार्लेट को समझता है कि ये मेरी बेटी है 2053 की जो टाइमलाइन ओपन हो रही है। एंड दे एक्सटेंड देयर फिंगर्स टू ईच अदर, और वहाँ पर क्या होता है ये भी हमें पता नहीं चलता, क्योंकि उसके साथ ही जो वो जायंट ब्लैक पोर्टल जो है पूरे शहर को निगल जाता है। एंड वी डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या हुआ इस दुनिया के साथ में। मीनवाइल जब मार्था मर रही होती है तब एडम उसे जाकर कहता है कि बूढ़ा एडम वो उसे कहता है कि यू कैन ईदर सेव हर और यू कैन स्टॉप मी। और ये आई थिंक यंगर वर्जन ऑफ जोनस के लिए नहीं था ये मैसेज जो एडल्ट वर्जन था दाढ़ी वाला जोनस का, उसके लिए था, क्योंकि जोनस उस वक्त दोनों चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था। वो एक तरफ बंकर में मार्था को छुपा कर भी आया था और दूसरी तरफ वो एडम को मारने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन एट द एंड वो दोनों भी नहीं कर पाया। और ये चीज़ यंगर जोनस को बताई जा रही है यहाँ पर कि तुम इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ कर पाओगे। एंड जोनस इज सॉबिंग देयर, क्योंकि उसके हाथों में उसकी गर्लफ्रेंड की लाश है। एंड एट दैट मोमेंट समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज हैपन्स। एक शॉर्टर हेयर वाली मार्था वहाँ पर आती है, विच इज़ क्लियरली नॉट फ्रॉम दैट टाइम लाइन, और दुनिया ख़त्म होने ही वाली है। अपोकलिप्स अपने पूरे जोशो खरोश में आया हुआ है, और मार्था उसे कहती है कि हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा। और जोनस उसे पूछता है व्हाट टाइम आर यू फ्रॉम, और वो उसे कहती है कि द क्वेश्चन इज़ नॉट फ्रॉम व्हाट टाइम बट फ्रॉम व्हाट वर्ल्ड। और वो जो है अपना वो पोके बॉल तरह का एक टाइम मशीन वहाँ पर ओपन करती है, जिसमें 4 सिलेंडर्स है। अब तक की जो टाइम मशीन्स हम देख रहे थे उसमें सिर्फ 3 सिलेंडर हुआ करते थे, विच आई थिंक रिप्रेजेंटेड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसमें 4 है, क्योंकि वो आई थिंक एक जो है वो उनकी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो है फाइनली पैरेलल वर्ल्ड्स की जो कॉन्सेप्ट थी उसे भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, क्योंकि जो इस दुनिया में हो रहा है वो उस पैरेलल वर्ल्ड में भी हो रहा है, और जो यहाँ हो रहा है वो वहाँ भी इफ़ेक्ट कर रहा है। और उसे रोकने के लिए उस टाइम की मार्था जो थी वो इस टाइम में आई हुई थी, एंड शी टेक्स जोनस अवे। और यहाँ पर आकर सीज़न जो है दूसरा ख़त्म होता है। और मैंने इसके बाद ट्रेलर भी देखा 3rd सीज़न का, तो उसमें तो पूरी तरह से पैरेलल यूनिवर्स जो है उसके ऊपर काम किया हुआ है। तो जो ये 5 टाइमलाइंस थी वो वहाँ जाकर 10 हो जाएंगी। अगर यहाँ 50 कैरेक्टर्स थे तो वहाँ जाकर वो 100 हो जाएंगे, और उनके रोल्स जो है स्लाइटली स्विच कर दिए गए हैं। जो येलो जैकेट है उस दुनिया में
वो मार्था पहनती है, विच सजेस्ट के जो इस दुनिया का कैरेक्टर जोनस प्ले कर रहा था उस दुनिया में शायद वो मार्था है। और ये भी पॉसिबल है कि जो क्लॉडिया या एडम के जो वर्जन्स हैं वो शायद उस पैरेलल दुनिया से इस दुनिया में आए थे और उन्होंने वो टाइम मशीन्स वगैरह इन्वेंट करवाई, क्योंकि जो एडम का जो 1921 का जो मैंशन है उसके अंदर भी ये जो स्पेरिकल टाइम मशीन जो दूसरी दुनिया की मार्था लेकर आने वाली है उसके ब्लूप्रिंट्स ऑलरेडी उसके ऑफिस में भी थे वहाँ पर। तो आई थिंक ही नोज़ अबाउट दिस, या शायद उसने वो मशीन बनवाई हो पैरेलल वर्ल्ड में जाके। तो बहुत सारे जो है अनआंसर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, लाइक पीटर डॉपलर की बैक स्टोरी क्या है, क्योंकि आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं टाइम ट्रैवल करके ही आया है। उसके ओरिजिन्स के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। हेल्गे की वाइफ कौन थी ये हमें पता नहीं है। ये कंफर्म भी नहीं है कि वो हेल्गे का ही बेटा है या नहीं है। वो उस सेक्स वर्कर के पास क्यों जाता है ट्रांस वाली, कि लाइक उसकी सेक्सुअलिटी में क्या प्रॉब्लम है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो है अनआंसर्ड ही छोड़े गए हैं इसके अंदर। एडम का जो है अल्टीमेट पर्पस क्या था ये हमें पता नहीं है एक्चुअली। और कई सारे कैरेक्टर्स अब कौन सी टाइमलाइन में जाने वाले हैं और ये जो अभी पैरेलल वर्ल्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे ये भी अगले सीज़न में ही देखने को मिलेंगे। बस मुझे एक ही चीज़ का डर लग रहा है कि जब सीक्वल्स बनते हैं किसी बहुत पॉपुलर प्रॉपर्टी के, उसमें जनरली ट्रेंड ये होता है कि दे ट्राई टू गो बिग और वो बड़ी बड़ी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं उसके अंदर, एंड दे लूज़ फोकस। वो उस कोर फैब्रिक को ही भूल जाते हैं जिसकी वजह से उस शो को ग्रेट माना गया था। एंड आई जस्ट होप डार्क ये नहीं करेगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोग अभी टाइम ट्रैवल करने लगे और मुझे थोड़ी चिढ़ होने लगी इस चीज़ से, क्योंकि अब नॉवेल्टी नहीं रही टाइम ट्रैवल, हर कोई कर रहा है इस चीज़ को। बट एक सिल्वर लाइनिंग ये भी है कि इस शो को बहुत केयरफुली प्लान किया गया है और बहुत सारे ईस्टर एग्स जो है यहाँ वहाँ ड्रॉप किए गए हैं। तो आई थिंक किसी तरह की बेवकूफ़ी राइटर्स तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत केयरफुली उन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को लिखा है और आगे जो चीज़ें होने वाली है वो ऑलरेडी उनके रेफरेंसेस पास्ट में आ चुके हैं। तो आई थिंक एक पूरी बिगर पिक्चर उनको पता है। ये वो शो नहीं है जहाँ वेयर दे आर मेकिंग थिंग्स एज दे गो अलॉन्ग। गेम ऑफ थ्रोन्स ये उन शोज़ में से नहीं है। यहाँ पर लाइक काफ़ी काम किया है राइटर्स ने। तो ये थी कहानी इस सीज़न की। बहुत पसंद आया मुझे ये रिलेटिवली मुझे काफ़ी सिंपल लगा पहले सीज़न से, क्योंकि ये उसने जो फाउंडेशन बिल्ड किया था उसके ऊपर ये शो जो है और बिल्डअप करता जाता है। VFX आई वुड से बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा मुझे, मतलब जो मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म्स हम देखते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा CG है। ये कहीं पे भी ऐसा क्लमजी नहीं लगता है देखने में कि कोई सेकंड ग्रेड चीज़ देख रहे हो आप। ऐसा लगता है कि 10 घंटे की एक फ़िल्म देखी जा रही है। और ऑल द परफॉर्मेंसेस टॉप टू बॉटम सब टॉप नॉच थे। और जो कास्टिंग की हुई है कि जो एडल्ट वर्जन्स है या जो यंगर वर्जन्स है कैरेक्टर्स के, उनकी जो फेशियल कंस्ट्रक्शन है उनका हूबहू मैच होता है उनके तीनों टाइमलाइंस में। तो हैट्स ऑफ टू द कास्टिंग डायरेक्टर जिसने इन लोगों को ढूंढ कर निकाला। और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द थर्ड सीज़न। एंड अच्छी बात यह है कि ये सीज़न अगले हफ्ते ही आने वाला है। सो मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत लेट देखा इस शो को। सो बहुत मज़ा आया डार्क सीज़न 2 देखकर। आई होप ये मैं ढंग से एक्सप्लेन कर पाया इस चीज़ को, क्योंकि आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड और आज मैं अच्छी मेंटल स्टेट में भी नहीं हूँ। सो इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एपिसोड टू गो थ्रू, बट समहाउ ये करना था क्योंकि वीकली एक एपिसोड करने का सोचा है मैंने। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। दिस वॉज डार्क सीज़न 2 स्पॉयलर्स पे चर्चा। मिलते हैं अगले हफ्ते। आई डोंट नो अगले हफ्ते ही आ रहा है डार्क का सीज़न 3 या नहीं, 17 को आ रहा है आई थिंक। तो वो जब मैं बिंज वॉच कर लूँगा तब मैं उसका एपिसोड करने वाला हूँ। सो आई डोंट नो इफ़ इमीडिएटली मैं अगले हफ्ते उसका रिव्यू करूँगा, बट समहाउ मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा अगले हफ्ते तक। सो मिलते हैं अगले हफ्ते आपके एंटरटेनमेंट के एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा फिल्मी के साथ। मैं हूँ पवन, साइनिंग ऑफ।